एवरीवन, चलिए हम इस वीडियो में क्लास 10th के एसएसटी सोशल साइंस का जो 2025 में पेपर आया था उसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन आए थे अलग अलग सेक्शन में जो थे। और हर एक क्वेश्चन को हम लोग डीपली एक्सप्लेन करके दिखेंगे इसमें। देखिए, जैसे यहाँ पे पहले मैं दिखा दूं, आपका टोटल 37 क्वेश्चन थे। इसमें 6 सेक्शन थे। पहले सेक्शन में 1 से 20 क्वेश्चन एमसीक्यू, फिर 21 से 24 आपका 40 वर्ड में लिखना था। 25 से लेके 29 तक इसमें आपका 3 नंबर का था, 60 वर्ड का था। 30 से 33 आपका 120 वर्ड का था जो 5 नंबर का था। और 34 से 36 ये जो था केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन। और 37 नंबर आपका मैप स्किल बेस्ड क्वेश्चन है। इसको हम देखेंगे हर एक क्वेश्चन को, फिर हम सैंपल पेपर भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो पिछले साल बोर्ड के पेपर में दिया है उसको सॉल्व करेंगे, और हम टॉपर का देखेंगे कि जो टॉप किया था, जो 100 में 100 पाया था, वो कैसे लिखा था, उसकी हम कॉपी भी इसमें देखेंगे और डिस्कस करेंगे। चलिए सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है पहला कि वाई वाज सिल्क रूट, जो सिल्क रूट था वो क्यों कंसीडर किया जाता था गुड एग्जाम्पल प्री मॉडर्न ट्रेड में। इसके ऑप्शन के हिसाब से बताना है आपको। देखो, एक्स क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सिल्क रूट अगर मैं बताऊं किसे कहते हैं, तो सिल्क रूट जो होता है वो आपका चाइना से कवर करता है, चाइना से चालू होता है। और ट्रेड, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेड को डिनोट करता है। एंशियंट टाइम में लगभग आपका माना जाता है कि ईसा मसीह के 200 BCE, 200 कॉमन ईरा से पहले, जो ईसा मसीह के जन्म के 200 साल पहले से आपका 1400 साल सीई तक बिलोंग करता है। सीई मतलब कॉमन ईरा जो चल रहा है, और बीसीई मतलब बिफोर कॉमन ईरा, मतलब जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले लगभग 1600 साल तक ये सिल्क रूट आपका आ, चलता रहा। और ये आपका 3 कॉन्टिनेंट जैसे एशिया में, यूरोप में और आपका अफ्रीका में, यहाँ पे ये आपका पॉपुलर था। तो ये चाइना से निकल के आपका आ, चाइना तो एशिया में बिलोंग करता है, फिर आपका यूरोप में गया, अफ्रीका में गया, यहाँ गया। और यहाँ पे ट्रेड और कल्चरल का एक्सचेंज होता था। इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सिल्क कार्गोस इसलिए फेमस था नहीं। चाइना ऑस्ट्रेलिया का कलिंग तो है ही नहीं यहाँ पे। गोल्ड और सिल्वर एक्सचेंज होता था नहीं। इसमें डी ऑप्शन, ड्यू टू ट्रेड एंड कल्चरल एक्सचेंज था। और देखो, टॉपर जो था ना वो ऐसे आपका डी ऑप्शन लिख के ये आंसर लिखा था। तो मैं एक्सप्लेन करने के बाद टॉपर की आंसर शीट भी इसमें दिखाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, है यहाँ पे, हाउ डिड द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यूज प्रिंट कल्चर। जो आपका अंग्रेज थे वो कैसे प्रिंट कल्चर का यूज करते थे इंडिया के इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए, बढ़ाने के लिए। देखो, तो जो प्रिंट कल्चर था ना, जब प्रिंट कल्चर के बाद आप देखेंगे कि प्रिंट कल्चर में लोग जागरूक होते थे। जैसे आपका बाल गंगाधर तिलक थे, वो केसरी न्यूज़पेपर लॉन्च किए थे। तो उसमें वो मोटिवेशनल देते थे, लिखते थे, सोसाइटी के बारे में लिखते थे कि अंग्रेज हमारे साथ क्या शोषण कर रहे हैं। तो अंग्रेजों को डर था कि न्यूज़पेपर को पढ़ के वो हमारे खिलाफ हो सकते हैं, इसलिए उन्होंने सेंसरशिप लगा दिया। जैसे कि जो प्रेस है ये फ्री नहीं हो सकता है, इस पे सेंसरशिप लगा दिया। सेंसरशिप का मतलब होता है कि जो भी प्रिंट होगा वो पहले गौर जो आपके ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसको देखेगी, ऐसे ही वो प्रिंट नहीं होगा। तो कैसे वो प्रोमोट करते थे अपने हिसाब से, तो सेंसरशिप लगा के जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जाता था उसको कट कर दिया जाता था। और उसमें था कि इंडियन न्यूज़पेपर में अंग्रेजों के फेवर में लिखा जाए, ऐसा लिखा जाए कि अंग्रेज जो है यहाँ पे इंडिया पे राज करके सिविलाइज कर रहे हैं, असभ्य नहीं कर रहे हैं, वो सभ्य बना रहे हैं ऐसे। तो सेंसरशिप करके, और वो जो ब्रिटिशर्स थे प्रिंट कल्चर को प्रमोट करते थे। इसमें ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लुक एट द गिवन फिगर। आपको एक पेपर में फिगर भी आएगा और पूछेगा कि ये कौन किया था। तो ये जो फिगर जो है ना, रविन्द्रनाथ टैगोर के एक भाई थे, अवनिंदर नाथ टैगोर, इन्होंने बनाया था। इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी इसमें सही हो जाएगा। तो इसमें बी ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें है अरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बताना है कि ये जो इवेंट जो हुआ है ये कहाँ कहाँ हुआ है, कहाँ कहाँ मतलब ये किस टाइम हुआ है, उसमें से उसके बाद बताना है कि कौन से पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे है। तो आप देखेंगे ट्रीटी ऑफ वियना के बारे में बताया गया है। देखो, इसके बारे में बताऊं, जैसे
जब नेपोलियन को हराया गया, नेपोलियन को हराया गया वाटरलू के मैदान पे, वाटरलू के मैदान पे, तो 1815 में ट्रीटी हुआ, 1815 में हराया गया, फिर ट्रीटी हुई, तो ट्रीटी ऑफ, उसी को ट्रीटी ऑफ वियना कहा गया, नेपोलियन को हराया गया और कहा गया कि फिर से जो आपका बॉर्बन डायनेस्टी थी, लुइस 18 को पावर रिस्टोर की गई। तो नेपोलियन के हारने के बाद जो ट्रीटी हुई उसे हम ट्रीटी ऑफ वियना बोलते हैं, 1815 में हुआ। आगे देखिए बिगिनिंग ऑफ नेपोलिक वार, नेपोलियन ने वार कब से चालू किया था, तो आप देखेंगे कि 1789 में, 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चालू हुआ था। इसके 10 साल बाद नेपोलियन जो है पावर में आ गया था और 1799 में वो पावर में आया था, पहली बार कॉन्सुलेट फॉर्म हुआ था। उसके बाद वो पूर्ण रूप से कंप्लीटली 1804 में वो राजा बना था और 1815 में वो मारा गया था वाटरलू के मैदान में। तो बिगिनिंग आप अगर उसका वार देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक्यूरेटली 1799 से और 1815 तक उसका टाइमलाइन था। तो 1799 में वो चालू हो गया था। तीसरा देखिए प्रोक्लेमेशन ऑफ पर्सियन किंग विलियम फर्स्ट, जो है विलियम फर्स्ट जो थे, जिनको केसर भी बोला जाता था, विलियम फर्स्ट को केसर भी बोला जाता था, ये कब बने, तो ये इनका रोल जो है जर्मनी की यूनिफिकेशन में, जर्मनी को एकजुट करने में बहुत इनका महत्वपूर्ण रोल था। और इनकी टाइमिंग अगर आप देखेंगे कि कब बने थे, तो ये 18 जनवरी 1871 को ये जर्मनी को यूनिफाई करते हुए और किंग उसमें एम्परर ये बने थे। तो ये इनकी टाइमिंग है एम्परर बनने की। फिर इमैनुअल विक्टर एमैनुअल सेकंड जो है किंग, इटली के किंग कब बने थे, तो आप देखेंगे तो ये टाइमिंग जो है 1861 है। इटली को यूनिफाई करने में इनका रोल है 1861 में। तो यहाँ पे टाइमिंग देखेंगे कौन पहले आया था, तो देख रहे हो सबसे नेपोलिक वार वाला पहले है। फिर उसके बाद आप देखेंगे तो ये नेपोलिक वार के बाद ट्रीटी ऑफ वियना, दो के बाद एक, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं आप तीसरा ऑप्शन इसमें, सी वाला ऑप्शन इसमें क्या है, सही है। तो ये इसमें ये ऑप्शन सही होगा, मैं इसमें टाइमलाइन आपको दिखाया हूँ। फिर आगे देखिए इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे है, ए रिसर्चर इज एग्जामिनिंग ए सॉइल टाइप, एक रिसर्चर है वो मिट्टी के तरीके को एग्जामिन कर रहा था और बता रहा था कि वोल्केनिक रॉक्स कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह के होते हैं। तो जब वोल्केनो निकलता है ना, तो आप देखते हैं कि लावा जब सूखता है, मैग्मा जब अंदर से बाहर निकलता है, लावा बोलते हैं, लावा लावा जब सूखता है तो आपका काली मिट्टी की तरफ फॉर्म होता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ब्लैक सॉइल की तरफ रिप्रेजेंट करता है, तो इसमें ब्लैक सॉइल इसमें ऑप्शन आंसर हो जाएगा। आगे देखिए आइडेंटिफाई द क्रॉप, आपको क्रॉप को आइडेंटिफाई करना है देखते हुए। कैश क्रॉप है, कैश क्रॉप मतलब हम पैसे के लिए ज्यादा इसको यूज करते हैं, कर्नाटका और तमिलनाडु में बोला जाता है, इसे अरोमा भी बोलते हैं। तो ये कॉफी वाला है, जैसे कॉफी जो बनता है ना, इसको कैश क्रॉप बोलते हैं, टी और कॉफी को कैश क्रॉप बोलते हैं, कर्नाटका में बोला जाता है। तो इसमें कॉफी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवंथ वाला कि आपको टिक करना है। तो टिक करने में आप देखेंगे कि कॉपर जो है, कॉपर हम जानते हैं कॉपर की तार होती है, तो इलेक्ट्रिकल केबल्स में कॉपर की यूज किया जाता है। बॉक्साइट जो है अल्मुनियम जो है प्रोड्यूस होता है बॉक्साइट ओर से। माइका जो है, माइका आपका इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। और मैग्नीज जो है, मैग्नीज आप देखेंगे तो मैग्नीज का प्रोडक्शन जो है स्टील और पेंट बनाने में किया जाता है। तो ऑप्शन को अगर अच्छे से देखेंगे तो इसमें डी ऑप्शन क्या है, डी ऑप्शन इसमें सही है, तो डी ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट देखिए इसमें क्या है, देखिए इसमें सर्सन रीजन वाला क्वेश्चन आ गया। फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है रिच थी डच स्पीकिंग कम्युनिटी से बेल्जियम में, और इसका रीजन दिखाया जा रहा है कि डच स्पीकिंग कम्युनिटी जो है वो बेनिफिट बाद में पाई थोड़े से टाइम के बाद। चलो हम इसको मैप से समझते हैं। जैसे ये बेल्जियम का मैप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं बेल्जियम के मैप में ऊपर वाले एरिया को फ्लेमिश रीजन बोलते हैं और नीचे वाले एरिया को हम लोग फ्रेंच वेलोनिया रीजन बोलते हैं। तो वेलोनिया रीजन में देखा जाता था कि फ्रेंच स्पीकिंग वाले ज़्यादा थे और फ्लैंडर रीजन में देखा जाता था कि डच स्पीकिंग लोग ज़्यादा थे। स्टार्टिंग में ये देखा गया ना कि जो फ्रेंच लोग थे वो बहुत ही पैसे वाले थे और वो बहुत ही अच्छे पावरफुल पोजीशन पे थे। लेकिन 1960 आते हुए ये देखा गया कि फ्लैंडर रीजन में डच स्पीकिंग लोग ग्रो किए और ये पावरफुल पोजीशन पे है और इनकी पढ़े लिखे लोग भी इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए, आगे बढ़ के आए। तो बेल्जियम में ये डर हुआ दोनों कम्युनिटी को
फ्रेंच को डर ये था स्पीकिंग को कि डच ना आगे बढ़ जाए, और डच स्पीकिंग के लोगों को आगे ये डर था कि ये आगे ना चले जाए। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती थी, यहाँ पे एक रीजन एरिया था ब्रुसेल्स, ब्रुसेल्स एरिया बिलोंग करता था आपका इसमें फ्लेमिश रीजन में, फ्लेमिश रीजन में बिलोंग करता था। लेकिन यहाँ पे डच स्पीकिंग ज़्यादा लोग थे, लेकिन इसमें जो है फ्रेंच स्पीकिंग लोग ज़्यादा पाए जाते थे। तो ये होता था कि कैसे बंटवारा होगा। बाद में जो डेमोक्रेसी का यूज करते हुए इक्वल रिप्रेजेंटेटिव्स पार्लियामेंट में दिया गया, और बेल्जियम का राजधानी ही ब्रुसेल्स बनाया गया ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। और बेल्जियम में जो है डेमोक्रेसी का अच्छा यूज करते हुए इस कॉन्फ्लिक्ट को रोका गया। तो पहला क्या था कि फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी रिच थी, डच स्पीकिंग से सही है, स्टार्टिंग में रिच थी, फिर डच स्पीकिंग जो है बाद में इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाए, तो ये भी सही है। तो ए जो है इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा कि ए इसका करेक्ट रीजन है, असर्शन है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाउ डज इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर, भारतीय जो फेडरल स्ट्रक्चर है ये कैसे बैलेंस प्रोवाइड करती है नेशन में। फेडरल स्ट्रक्चर जानते हैं, फेडरल स्ट्रक्चर ये होता है ना कि भारत के पास सेंटर के पास भी पावर है और स्टेट के पास भी पावर, स्टेट गवर्नमेंट के पास भी पावर है, लेकिन सेंटर थोड़ा सा स्ट्रांग रहता है, स्टेट क्या रहता है, थोड़ा सा वीक रहता है। इसमें आप देखेंगे तो पावर जो है सेंटर और स्टेट में डिवाइड रहता है, इसमें ये ऑप्शन होगा जो है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें जो है मिल के काम करते हैं। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। तो फेडरल गवर्नमेंट इसी को बोलते हैं। लास्ट क्वेश्चन, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें इसमें है कि हॉरिजॉन्टल पावर शिफ्टिंग को किसे बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल पावर शिफ्टिंग आप देखेंगे तो हम बोलते हैं जो तीन ऑर्गन होते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। लेजिस्लेटिव किसे बोलते हैं, जो रूल बनाते हैं, जैसे लोकसभा और राज्यसभा। और एग्जीक्यूटिव किसे बोलते हैं, जो इम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जीक्यूटिव में कौन से आ जाएंगे, एग्जीक्यूटिव में आपके आ जाएंगे पुलिस आ जाएगी, फिर आपका पीएम सीएम आ जाएंगे। और जुडिशरी क्या होती है, जुडिशरी आपकी अलग बॉडी होती है, जैसे जज आते हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के में जज आते हैं। तो ये जो है आपका हॉरिजॉन्टल पावर ऑफ हॉरिजॉन्टल डिवीजन ऑफ पावर होता है। तो ये आपका इसमें ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 11 में कि आपको मैच करना है कि ये कहाँ की है। देखिए अब हम इसको देखेंगे, राष्ट्रीय जनता दल, जो राष्ट्रीय जनता दल है इसको लालू लालू प्रसाद ने, जो बिहार के हैं, इन्होंने फॉर्म किया था 1997 में, और ये बिहार में फॉर्म हुआ था। तो इसके ऑप्शन के हिसाब से उत्तर प्रदेश में दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा। आगे देखिए, जो जनता दल, देखो जनता दल अगर देगा तो यहाँ पे सेकुलर है। अगर बस जनता दल आपसे पूछे, जनता दल, तो जनता दल जो है आपका बिहार में चालू हुआ था, बिहार और झारखंड में। और ये चालू हुआ था 1988 में, इसको चालू किए थे बीपी सिंह ने, बीपी सिंह। देखो मैं हर एक चीज को डिस्क्राइब करके बताऊंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, आप एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चन तैयार कर लें। लेकिन यहाँ पे दिया हुआ है जनता दल सेकुलर। अगर जनता दल और सेकुलर की बात आएगी, तो जनता दल जब सेकुलर आएगा तो इसकी फॉर्मेशन हुआ था कर्नाटका में, साउथ में, कर्नाटका में, केरला में, अरुणाचल प्रदेश में। और इसका फॉर्मेशन जो हुआ था वो किए थे, इसका फॉर्मेशन भारत के पूर्व प्राइम मिनिस्टर थे एच.डी. देवगौड़ा जी ने किया था। आगे देखिए, इसका ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे सेकुलर पूछ रहा है, सेकुलर अगर बस जनता दल रहता तो ये सही हो जाता। राष्ट्रीय लोक दल, राष्ट्रीय लोक दल आपका कहाँ स्टेब्लिश हुआ है, तो ये आपका हुआ था यूपी राजस्थान में, यूपी और राजस्थान में। और इसको किसने स्टेब्लिश किया था, इसको स्टेब्लिश किए थे, फाउंडर थे इसके अजीत सिंह थे। फिर लास्ट ऑप्शन बीजू जनता दल, ये सही है, ये आपका उड़ीसा में फॉर्म हुआ था। तो ऐसे इसमें ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, जो एक डेमोक्रेटिक कंट्री होती है, द गवर्नमेंट अडॉप्ट द इन्वायरमेंटल फ्रेंडली पॉलिसी विद द हेल्प ऑफ सिटीजन एंड एक्सपर्ट। जो गवर्नमेंट जो है अडॉप्ट करती है ताकि सब कुछ अच्छा रहे, फ्रेंडली एटमॉस्फेयर हो, सिटीजन और जो राज कर रहे हैं और जो जिसके थ्रू राज कर रहे हैं, जैसे नेता और लोगों में अच्छा सा माहौल हो तो सही हो। इसमें आप देखेंगे, पहला ऑप्शन देखिए, एक एक करके देखते हैं। गवर्नमेंट इज कैपेबल ऑफ डिटरमाइनिंग पॉलिसी इज
इन इट्स ओन, गलत बात है। गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाती है तो जनता के हिसाब से बनाती है, जनता का उसमें भी रोल रहता है। तो पहला ऑप्शन गलत है। सिटीजन फील इम्पावर्ड टू डिटरमाइन द पॉलिसी, सही है। सिटीजन को लगता है कि हाँ पॉलिसी जो बन रहा है हमारे हिसाब से बन रहा है, क्योंकि जिसको हम चुन के भेजते हैं वही हमारी पॉलिसी बनाते हैं। आगे देखिए, कॉर्पोरेट प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट इन डिटरमाइनिंग पॉलिसीज, जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनके हिसाब से बनता है पॉलिसीज, गलत बात है। मार्केट फोर्स इन्फ्लुएंस करता है गवर्नमेंट को इंटरेस्ट, ये भी गलत है। ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। आगे देखिए, बी ऑप्शन सही है। 13 क्वेश्चन है, इन विच ईयर द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड प्रोवाइडिंग 33% रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट समझते हैं, जैसे ऊपर होता है आपका इस सेंट्रल लेवल जहाँ से मोदी कंडक्ट करते हैं, बीच में आपका स्टेट लेवल, अगर आप यूपी में है तो आपका योगी करते हैं, फिर जो गांव में जो प्रधानी वाला चीज होता है ना, तो प्रधानी गांव में जो पावर डिवाइड होता है प्रधानी वरधानी में, उसे हम लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं। और गांधी जी चाहते थे कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट आए, तो ये कब आया था? 33% रिप्रेजेंटेशन हुआ था कि लोकल सेल्फ प्रधानी में 33% महिलाएं होने चाहिए, तो ये कब आया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट वाला? आप देखेंगे तो 1992 में आया था। इसमें सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 14th क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट है, रीड द टेबल गिवन बिलो केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको पढ़ना है और बताना है कि किसमें आपका पर कैपिटा इनकम अच्छा है सबसे, किसका लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहाँ पे अच्छे है, फिर बर्थ का कहाँ पे ह्यूमन डेवलप इंडेक्स अच्छा है। तो आप देखेंगे कि किसमें ज्यादा है, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप पर कैपिटा इनकम ये 12,000 है, फिर 76 ये इतने साल तक जिंदा रह रहा है, यहाँ पे ये भी अधिक है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन ए, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए दिख रहा है कि ऑप्शन ए इसमें सही है। ऑप्शन ए का जो फैमिली है, जो कंट्री है, ऑप्शन ए, इसकी कंडीशन सबसे अच्छी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें 15 वाला है, द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड बैंक जो डेवलपमेंट रिपोर्ट करता है वो कैसे डेवलप करता है, प्रिपेयर करता है? तो वो प्रिपेयर करता है पर कैपिटल इनकम के हिसाब से, कि एक इंसान की अर्निंग कितनी हो रही है किसी एरिया में, उसके हिसाब से देखता है कि लोगों की जो डेवलपमेंट है वो कितना आगे गया है। तो इसमें ऑप्शन जो है 15 का ए हो जाएगा। नंबर 15 है, द वर्ल्ड बैंक डेवलपमेंट रिपोर्ट, ये तो अभी बताया पर कैपिटा इनकम के हिसाब से होता है। नेक्स्ट देखिए, चूज द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन रिगार्डिंग द सेक्टर ऑफ इकोनॉमी। आपको सेक्टर ऑफ इकोनॉमी के हिसाब से ऑड वन आउट करना है। देखो मैं इसको अच्छे से अगर एक्सप्लेन करूँ फिगर के हिसाब से, 3 सेक्टर होते हैं आपके। प्राइमरी सेक्टर, जैसे प्राइमरी सेक्टर में आपकी खेती बाड़ी होती है, डेयरी प्रोडक्ट होता है, फिशिंग होता है, फॉरेस्ट्री होती है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होता है, बनाया जाता है। टर्सरी सेक्टर में सर्विस होता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्टेशन हुआ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि क्वेश्चन दिया है कि आपको बताना है कि कौन सा इसमें गलत है। तो इसमें देखेंगे कि कौन इसमें गलत है, तो पायलट हो गया, ड्राइवर हो गया, गार्डनर हो गया, प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। इसमें बताना है कि कौन इसमें एक जैसे नहीं है, तो ये प्राइमरी सेक्टर में आएंगे। फिशरमैन, टीचर और लॉयर जो है आपका टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। डॉक्टर, टीचर भी, लॉयर आपका टर्सरी सेक्टर में आ जाएगा। लेकिन आपका जो सी ऑप्शन है, इंजीनियर, प्रोफेसर, ये टर्सरी सेक्टर में आ जाएंगे, लेकिन फार्मर आपका प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। ये तो टर्सरी सेक्टर है लेकिन ये प्राइमरी सेक्टर है, इसलिए तीसरा ऑप्शन क्या है? गलत है। ये आपका पहला वाला प्राइमरी सेक्टर, ये प्राइमरी आपका टर्सरी सेक्टर है, लेकिन इसमें दोनों टर्सरी और प्राइमरी दोनों का कॉम्बो है, इसलिए ऑप्शन में क्या है? गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको चूज करना है। अभी मैं फिगर के हिसाब से बताया आपको कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी में क्या अंतर होता है। तो अगर आपको चूज करना होगा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी क्या होता है, तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी में आप देखेंगे कि प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन की एक्टिविटी के हिसाब से हम इसको डिटरमाइन करते हैं। ऑप्शन सही सही होगा। ऑर्गेनाइज होता है कि जो सरकारी नौकरी पा रहे हैं, जो अनऑर्गेनाइज, जो सरकारी नौकरी नहीं पा रहे, अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी इसमें आती है और इसमें प्रोडक्शन की एक्टिविटी इसमें होती है। ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रीड द फॉलोइंग सोर्स ऑफ लोन केयरफुली एंड आपको बताना है कि कौन इसमें अच्छा होता है। तो जो सरकार देती है ना लोन ना, सरकार दी चाहे बैंक देगी, तो वो लोन अच्छा होता है। कभी भी लैंडलॉर्ड देते हैं वो गलत होता है, चाहे आपके मनी लैंडर जो देते हैं वो गलत होता है। तो ऑप्शन में जैसे पहला और तीसरा जहाँ पे होगा वो सही हो जाएगा। तो 18वां का इसमें ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 19, द ग्रोथ ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी हैज ग्रेटली इन्फ्लुएंस ग्लोबलाइजेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इट्स मेन डेवलपमेंट। आपको बताना है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी जो है
ग्लोबलाइजेशन में कैसे इन्फ्लुएंस करती है। तो देख रहे हैं आप यहाँ पे जो ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, एक देश जो है दूसरे देश से टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है, आने जाने के हिसाब से, बातचीत के हिसाब से, ईमेल फैक्स के हिसाब से। तो जो ये कनेक्टिविटी बहुत ही तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो ग्रोथ ऑफ डिजिटल इकोनॉमी के हिसाब से आपका कनेक्टिविटी इनहेंस हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट है इसमें, रीड द फॉलोइंग डेवलपमेंट गोल एंड चूज करेक्ट ऑप्शन ऑफ गोल रिलेटेड टू ए स्टूडेंट स्टडिंग इन द यूनिवर्सिटी। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा डेवलपमेंट गोल अच्छा है और जो बच्चा पढ़ रहा है उसके हिसाब से। तो देखो इसको चलो एक एक करके हम देखते हैं। ऑप्शन पहला है गुड अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसर्च। कोई बच्चा अगर स्कूल में पढ़ रहा है तो उसको रिसर्च करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी होनी चाहिए, सही बात है। सेकेंड देखिए, अपॉर्चुनिटी टू परस्यू हायर एजुकेशन अब्रॉड, वो बाहर विदेशों में भी पढ़ सकता है हायर एजुकेशन, सही बात है। अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिपेंडेंस, उसको आज़ादी की अपॉर्चुनिटी चाहिए, गलत है। मान लो कि बोलेगा मुझे शराब पीने की आज़ादी चाहिए, सिगरेट पीने की आज़ादी चाहिए, किस तरह की आज़ादी चाहिए इसको अच्छे से नहीं दिया गया है। फिर अपॉर्चुनिटी फॉर गुड एम्प्लॉयमेंट, अगर वो काम पढ़ता है तो उसको नौकरी भी अच्छी मिलनी चाहिए, ये भी सही है। तो पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन हो जाएगा। तो 20वां का ऑप्शन सी इसमें सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन सी इसमें सही है। देखो अब आ गए यहाँ पे सेक्शन ए हम लोग कर रहे थे, अब सेक्शन बी हम लोग करेंगे। सेक्शन बी को ऐसे ही, जैसे मैं सेक्शन ए में हर एक ऑप्शन को एक्सप्लेन किया हूँ, एक क्वेश्चन से कोशिश किया हूँ कि 4-5 क्वेश्चन आपका कोरिलेट करके समझा दूं, वैसे इसको बी में करूंगा। इसमें फिगर में और सेट करूंगा, फिगर से एसएसटी और अच्छे से समझ में आती है। और इसमें मैं टॉपर की कॉपी भी दिखाऊंगा। देखो यहाँ पे टॉपर ये 3 लाइन में लिखा है, कैसे 40 वर्ड 60 वर्ड में लिखते हैं। और टॉपर की कॉपी भी लिखाऊंगा कि कैसे वो लिखोगे आप पेपर में कि आप पूरे नंबर पा जाओगे। ज्यादा नहीं लिखना है, कम में पूरा लिखना है। इसको भी दिखाऊंगा और फिगर से मैं सेट करके दिखाऊंगा। इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।